हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं 2019-20 के, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे उन सब के बारे में। और उसके अलावा जो भी पीसीएस के एग्ज़ाम 2020 में होने वाले हैं उन सब के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का ये सेगमेंट है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि दिल्ली से रिलेटेड है। बेसिकली 2020 में जो दिल्ली में जनरल इलेक्शंस हुए थे, इस वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला गया है। तो इसमें तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि जो एनसीआर का जो रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन जो है, जो उसका एरिया है उसको बेसिकली जो दिल्ली का एरिया है और दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, दिल्ली के एनसीआर की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा गवर्न किया, एडमिनिस्टर किया जाता है। और जो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट में ये दिया गया है कि एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है वो बेसिकली दिल्ली के आसपास सराउंडिंग्स का जो एरिया है, जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ये सारा जो एरिया है इसको एनसीटी बोलते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जो जिसमें कि कोई लीगल जुरिस्डिक्शन नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि जो दिल्ली के लिए जनरल इलेक्शंस हुए थे वो दिल्ली की जो एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन है, उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हुए थे। तो तीन स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एनसीटी और एनसीआर जो है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों के बारे में जान लेते हैं हम। ठीक है, जो एनसीटी है जिसको कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोलते हैं, वो दिल्ली और ओल्ड दिल्ली प्लस न्यू दिल्ली, इतनी टेरिटरी को एनसीटी का एरिया बोला जाता है। और जो दिल्ली गवर्नमेंट के लिए या फिर दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके लिए जो इलेक्शंस होते हैं वो एनसीटी रीजन के लिए होते हैं। और जो एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन जो है, वो बेसिकली जो दिल्ली के आसपास की जो जगह हैं, जैसे गुड़गांव है, फरीदाबाद है, नोएडा है और उसके अलावा गाजियाबाद है, ये सारा जो रीजन है इसको एनसीआर बोला जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन। तो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि जो एनसीआर का रीजन है उसको गवर्न या एडमिनिस्टर नहीं किया जाता दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा, एनसीटी को किया जाता है, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है उसको। और सेकंड स्टेटमेंट को देखें तो ये भी गलत हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि जो डेफिनेशन की यहाँ पे बात की जा रही है वो डेफिनेशन है एनसीआर की, नेशनल कैपिटल जो रीजन है उसको, जो दिल्ली के सराउंडिंग्स जो रीजन है, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा वगैरह, उस एरिया को इंक्लूड करें तो उसको बोलते हैं हम नेशनल कैपिटल रीजन, ना कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी। और 2020 के जो ये इलेक्शंस हुए थे, जनरल इलेक्शन दिल्ली के, ये दिल्ली का जो एनसीटी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हुए थे, ना कि एनसीआर की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। कोऑपरेटिव सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी लास्ट ईयर भी और इस साल भी। तो इस क्वेश्चन में तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं कि बेसिकली जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो प्रोविज़न है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पाया जाता है। क्या वो फंडामेंटल राइट्स में पाया जाता है, क्या वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पाया जाता है, क्या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में पाया जाता है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज, जो जिसको कि डीपीएसपी बोलते हैं, क्या उनमें पाया जाता है। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, जो कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिनको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा जिनको रिकमेंड किया गया था। उन 11 में कहीं भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में कोई भी मेंशन नहीं है। और फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स में जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 जो है, 19(1) का सी जो है, उसमें बेसिकली ये बोला जाता है कि जो भी सिटीजन्स हैं उनके पास राइट है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इस वजह से फर्स्ट सही हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, डीपीएसपीज जो हैं, जो आर्टिकल 43B जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि डीपीएसपी के अंडर में आता है, डीपीएसपी जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आती है। तो उसमें बोला जाता है कि स्टेट को प्रमोट करना चाहिए जो वॉलेंटरी फॉर्मेशन होता है या फिर ऑटोनोमस फंक्शन होती है,
जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, उन सबको स्टेट के द्वारा प्रमोट किया जाना चाहिए। तो इस वजह से वहाँ पे भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का प्रोविज़न दिया गया है आर्टिकल 43B में। तो यहाँ पे फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, लेकिन सेकंड गलत है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जीक्यूटिव सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट जो है वो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव सिस्टम के बारे में दिया गया है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो बेसिकली हेड ऑफ स्टेट होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव सिस्टम में। और थर्ड स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है कि जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम है उसमें प्रेसिडेंट जो है वो हमेशा हेड ऑफ स्टेट होता है और उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। और थर्ड स्टेटमेंट में यहाँ पे दिया गया है कि जो प्रेसिडेंट होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर जिसको प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव सिस्टम बोलते हैं, उसमें वो लेजिस्लेटिव के लिए या फिर लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो इसमें 2 टाइप से एग्जांपल देख सकते हैं, यूएसए और इंडिया का। तो यूएसए जो है वो एक प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव सिस्टम है और इंडिया जो है वो एक पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम है। तो जो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव सिस्टम जो होता है उसमें बेसिकली मेन हेड जो होता है गवर्नमेंट का और स्टेट का वो प्रेसिडेंट होता है और वो लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल नहीं होता है। बट अगर हम यहाँ बात करें इंडिया की, तो इसमें मतलब कि जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम है उसमें प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है और जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर होता है। तो अब इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा क्योंकि प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड होता है स्टेट का और गवर्नमेंट का भी। सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम में बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो होता है हेड ऑफ स्टेट। और थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे दिया गया है कि प्रेसिडेंट्स जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड 3 आर करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेडिशन से रिलेटेड, जो कि सेक्शन 124A के अंडर में आता है आईपीसी के। तो इसके बारे में 2 स्टेटमेंट यहाँ पे बेसिकली दिए गए हैं और ये इस वजह से क्वेश्चन डाला गया है कि 2020 के फेब मंथ में जो मुंबई हाई कोर्ट है, मुंबई का जो सेशन कोर्ट है, उसके द्वारा एक एंटीसेपेटरी जो बेल जो होती है, एंटीसेपेटरी बेल जो होती है बेसिकली उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया था। कई एक स्टूडेंट को जो सेक्शन 124A जो है सेडिशन का उसके अंडर बुक किया गया था और उसके अलावा कई सारे स्टूडेंट्स को भी बुक किया गया था। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि जो सेडिशन का जो एक्ट है उसमें ये इंक्लूड होता है कि अगर मान लो कोई हेट्रेड को ब्रिंग करने का अटेम्प्ट कर रहा है या फिर उसका बारे में जो हेट्रेड है उसके लिए विजिबल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है या फिर कोई साइन दे रहा है जिससे कि जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में हेट क्रिएट की जा सके। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि जो सेडिशन का एक्ट है उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक होती है पनिशमेंट। तो जो ये सेक्शन है सेक्शन 124 जो है आईपीसी का स्टेट का, इसमें बेसिकली ये बोला जाता है कि या तो कोई भी चीज़ बोली जाए या फिर लिखे हुए तरीके से या किसी भी साइन से या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन से या फिर अदरवाइज कोई भी पर्सन या तो अटेम्प्ट करता है हेट्रेड और कंटेम्प्ट का गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या फिर उसको अटेम्प्ट हेट्रेड को लेके आता है या फिर डिसअफेक्शन दिखाता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट को इस रूल ऑफ लॉ के अंडर इस्टेब्लिश किया गया है, तो उस केस में ये सेडिशन का चार्ज लगता है। और इस सेडिशन का चार्ज जो है बेसिकली सेक्शन 124A जो है इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश के टाइम पे। ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट जब थी 1870 में 1870 में इसको लागू किया गया था और फर्स्ट टाइम इसमें प्रोसिक्यूट किया गया था बाल गंगाधर तिलक को 1897 में 1897 में। और उसके बाद कई सारे जो भी नेशनल मूवमेंट्स थे उनको सप्रेस करने के लिए और फ्रीडम स्ट्रगल्स को सप्रेस करने के लिए इस जो सेडिशन का चार्जेस हैं ये सारे लगाए जाते थे। और इसमें या तो फाइन
इंक्लूड होता है, या फिर इम्प्रिजनमेंट होती है 3 साल की और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए भी इंक्रीज किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं ये हमारे सही हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली डीपीएसपी से रिलेटेड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो हैं उन सब से रिलेटेड, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आती हैं, जो आर्टिकल 36 से 51 तक के आर्टिकल्स को कंटेन करता है। इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि जो डीपीएसपीज जो है उनका मेन एम होता है कि वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करें, सोशल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करें और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करें। तो इन सब के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से किस टाइप का एम जो है वो डीपीएसपीज का होता है। तो बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जिनको कि पार्ट 3 में आते हैं, उनका मेन एम होता है कि वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करते हैं। बट जो डीपीएसपीज होती हैं वो बेसिकली स्टेट के लिए होती हैं, कि स्टेट को उन डीपीएसपीज के थ्रू बोला जाता है प्लीज़ डू दिस, मतलब इन सब चीज़ों को करें आप। तो वहाँ पे बेसिकली स्टेट को, जिसमें कि वेलफेयर स्टेट के नाम से भी बोला जाता है डीपीएसपीज में, तो जो सोशल और इकोनॉमिक कल्चर जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए, या फिर जो सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है उसके लिए मेनली डीपीएसपीज का यूज़ किया जाता है। मेन एम उनका ये होता है। और जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसका लिए फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सेकंड सही है एंड थर्ड सही है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लोकपाल से रिलेटेड। ठीक है, लोकपाल के बारे में 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि लोकपाल जो है बेसिकली एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसको कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था। और सेकंड स्टेटमेंट ये दिया गया है कि लोकपाल जो है एनुअली बेसिस पे प्रेसिडेंट जो होते हैं उसको अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि वो पूरे जो हाउस, वो जो रिपोर्ट होती है उसमें बेसिकली उनका पूरे डिटेल वर्जन होता है और उसको फिर बाद में दोनों हाउसेस के वहाँ पे रखा जाता है। दोनों हाउसेस जो होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा। और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि लोकपाल जो है वो सुओ मोटू नहीं कर सकते किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में। सुओ मोटो मतलब यहाँ पे बेसिकली होता है अपने आप खुद से एक्शन नहीं ले सकते। तो लोकपाल वाले चीज़ के बारे में अगर हम जाने तो सबसे पहले जो जो लोकपाल एक्ट जो था, जिसको कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट बोलते हैं 2013 का, उसके थ्रू एक इस्टेब्लिश किया गया था एक इंस्टीट्यूशन, जिसमें कि सेंट्रल में इस्टेब्लिश किया गया था लोकपाल और स्टेट्स में इस्टेब्लिश किए गए थे लोकायुक्त। इनका मेन काम ये होता है एंटी करप्शन जो की तरह ये काम करते हैं। और इनका जो जुरिस्डिक्शन है लोकपाल का, वो इंक्लूड करता है प्राइम मिनिस्टर को, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको, और मेंबर हो पार्लियामेंट्स को, और जो ऑफिसर या फिर ऑफिशियल्स जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप तक के, बस डी ग्रुप तक के जो ऑफिशियल्स होते हैं उन सब तक ही लिमिटेड है लोकपाल का जुरिस्डिक्शन। तो जो सारे पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं उन सबको इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है एनी पब्लिक सर्वेंट। तो एनी नहीं, बस जो ग्रुप डी तक के पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स के, उन सब तक का ही इनका जुरिस्डिक्शन होता है। और इसकी कंपोजिशन की बात करें तो लोकपाल जो है बेसिकली इसमें एक चेयरपर्सन होता है और मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं, जिनमें से 50% जो है वो जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए इन 8 में से, और 50% जो है बेसिकली वो SC ST और OBC और उसके अलावा माइनॉरिटी एंड वुमेन कम्युनिटी से आने चाहिए। ये इसका मेन प्रोविज़न होता है। और तो अब हम स्टेटमेंट्स को देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बोर्ड है जिसको कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, एनुअली बेसिस पे प्रेसिडेंट को वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं और फिर वो रिपोर्ट हाउसेस में जाती है। थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि सारे पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट में वो नहीं कर सकते, बस ग्रुप डी तक के ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर विल बी सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बेसिकली दिया गया है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ
सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के बारे में बात की गई है। तो इसके बारे में ये बोला गया है कि यहाँ पर जो कमीशंस दिए गए हैं, 4 कमीशन दिए गए हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास और सफाई कर्मचारी, एंड नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। इन सब के बारे में दिया गया है कि ये सारे जो कमीशंस हैं, इनमें से कौन कौन से कमीशन जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसके अंडर में आते हैं। सो बेसिकली ये जो सारे कमीशंस हैं, ये सब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज एंड नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स जो हैं, ये सारे कमीशंस जो हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसके अंडर में आते हैं। और उसके अलावा 2 फाउंडेशंस और इसके अंडर में आती हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। पहली है डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन एंड सेकंड है बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन। ये जो 2 फाउंडेशन है ये भी इसके अंडर ही आती हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कैबिनेट कमेटी होती है जिसको कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है, उसको किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। सो बेसिकली जो कैबिनेट कमेटी जो होती है, जो कि एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और वो रूल ऑफ बिजनेस जो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंडर में जो रूल ऑफ बिजनेस है उसके अंडर उसको प्रोवाइड किया जाता है। और कैबिनेट कमिटीज़ जो है उनको बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर होता है उनके द्वारा सेटअप किया जाता है, अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम या रिक्वायरमेंट और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको इस्टेब्लिश किया जाता है। और जो उनका नंबर या फिर नॉमेनक्लेचर होती है या फिर कंपोजिशन जो होती है वो टाइम टू टाइम वेरी करती है, जो प्राइम मिनिस्टर अपनी डायरेक्शन देते हैं उस बेसिस पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कि जो प्राइम मिनिस्टर के एक ऑर्डर होता है उसके अंडर कैबिनेट कमिटीज़ जो हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाता है, बेसिकली क्रिएट किया जाता है यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि टाइटल से रिलेटेड, जो कि आर्टिकल 18 के अंडर में आते हैं फंडामेंटल राइट्स में। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि जैसे मिलिट्री या फिर एकेडमिक डिस्टिंक्शंस जो होती हैं जिनको कि स्टेट, यहाँ पे स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की बात, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अवार्ड करेगी एकेडमिक डिस्टिंक्शन या फिर जो मिलिट्री डिस्टिंक्शंस होती हैं उन सबको टाइटल के तरह यूज़ किया जा सकता है कि नहीं, मतलब नाम के पहले प्रीफिक्स या फिर सफिक्स के रूप में उनको यूज़ किया जा सकता है, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड में ये बोला गया है कि जो पद्म अवार्ड जो होते हैं, जैसे मान लो किसी भी पर्सन के नाम के आगे पद्मश्री अवार्डी, ऐसे पद्मश्री और फिर उसका नाम, इस टाइप से प्रीफिक्स या फिर सफिक्स के तरह अगर यूज़ किया जाता है तो वो राइट टू इक्वलिटी को वायलेट करता है। तो ये 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं बेसिकली। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही है, क्योंकि जैसे मिलिट्री डिस्टिंक्शंस जो होती हैं, जैसे मेजर होती हैं, जनरल होती है, कि उनके नाम के पहले लगाया जाता है और वो अलाउ है, वो वायलेट नहीं करता है राइट टू इक्वलिटी को। और उसके अलावा जो एकेडमिक डिस्टिंक्शंस होती हैं, जैसे नाम के पहले कोई PhD होल्डर होता है तो उनके नाम के पहले डॉक्टर लगाया जाता है, तो उस टाइप के जो अवार्ड्स हैं उन सबको एक्सेप्ट किया जाता है, वो राइट टू इक्वलिटी को वायलेट नहीं करते हैं। बट जो पद्मश्री या फिर जो इस टाइप के पद्म टाइप के जो अवार्ड्स होते हैं उन सबको प्रीफिक्स या सफिक्स के तरह यूज़ नहीं किया जा सकता, उनके नाम के साथ में वो राइट टू इक्वलिटी को वायलेट करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। जैसे कि आप लोग देखते भी होंगे कि जैसे मान लो कोई कॉन्फ्रेंस और ये कन्वेंशन टाइप का जो होता है तो उसमें बोलते हैं कि इस पद्मश्री को यहाँ पे बुलाया गया है, पोस्टर टाइप का लगा देते हैं, उसके नाम के पहले पद्मश्री भी लगा देते हैं, वो गलत है, वो राइट टू इक्वलिटी को वायलेट करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल 312 से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 312 में बेसिकली जो भी ऑल इंडियन सर्विसेज के बारे में बोला गया है उनमें से कौन कौन सी सर्विसेज, ये जो सर्विसेज दिए गए इनमें से हैं, जैसे IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, और IRS जिसको कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज बोलते हैं, और IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो हैं, इनमें से कौन कौन सी जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनको क्लासीफाई किया गया है आर्टिकल 312 में, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। सो ये इसमें बेसिकली जो IRS है इसको छोड़ के बाकी सारी जो IFS, IPS और जो IAS है इन सारों को
ऑल इंडियन सर्विसेज में इंक्लूड किया गया है, जो आर्टिकल 312 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की जो कोर है उसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पे मेनली ये बोला गया है कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो होती है उसकी मेन कोर क्या है, किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इस कंट्री में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, इसमें नहीं है। सो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन के बेसिस पे तो हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देख नहीं सकते। यहाँ पे मेनली हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो देख सकते हैं कि वहाँ पे इलेक्शंस या चुनाव हो रहे हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। करेक्ट आंसर विल बी डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो राज्यसभा के मेंबर्स के नॉमिनेशन के बारे में है, ठीक है। इसमें 3 स्टेटमेंट यहाँ पे देगा। जो आर्टिकल 80 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है कि जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है उनके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, उनको ही नॉमिनेट किया जाएगा बेसिकली। और सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पे दिया गया है कि उनको अलाउ किया जाता है कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के वोट होते हैं उन सब में, बट जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उस सब में उनको अलाउ नहीं किया जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे ये दिया गया है कि अभी तक जो कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर जो है उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंडक्ट नहीं किया गया है। तो एक एक करके अगर हम इसके बारे में बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि जो भी नॉमिनेटेड पर्सन्स होते हैं राज्यसभा के लिए उनके पास स्पेशल नॉलेज होती है, जैसे आर्ट्स के, साइंस या फिर लिटरेचर, इस टाइप से उन मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। और आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि कितने मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उन सब का अलाउ नहीं होता है कि वो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें अपने वोट दें, क्योंकि उन मेंबर्स को बेसिकली प्रेसिडेंट के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है। बट वो मेंबर्स होते हैं जो वो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, उसके वोट्स में, उसके इलेक्शन में वोट अपने दे सकते हैं। तो अगर इस स्टेटमेंट को यहाँ पे नोट लगा कर यहाँ से नोट हटा दें तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, बट अभी की सिचुएशन में ये स्टेटमेंट गलत है। और अभी तक कोई भी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं राज्यसभा के, उनमें से किसी को भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंडक्ट नहीं किया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा और फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, बट सेकंड गलत है। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उससे रिलेटेड है, उसके फंक्शंस के बारे में पूछा गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, जिसको कि अभी रिसेंटली इस्टेब्लिश किया गया था, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन से काम जो है वो उनके द्वारा नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना, नहीं किए जाते हैं, नॉट पूछा है। तो बेसिकली जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं उनका मेन काम होता है ट्राई सर्विसेज की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या फिर एजेंसीज जो होती हैं, कमांड्स जो होती हैं, उनको एडमिनिस्टर करना। उसके अलावा जो डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल जो होती है उसके मेंबर की तरह भी काम करना। और जो ऑपरेशंस होते हैं या फिर लॉजिस्टिक्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग, सपोर्ट सर्विसेज वगैरह होती हैं, तीनों सर्विसेज में, यहाँ पे हम तीनों सर्विसेज की बात कर रहे हैं, उन तीनों सर्विसेज में, तो उन सब के लिए भी काम करने का इनका मेन काम होता है। और अगर हम ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं। जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो परमानेंट चेयरमैन होता है वो भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो पहले से ही सही है। और जो चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस जो होते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सॉरी, CDS जिनको बोला जाता है, CDS जो होते हैं बेसिकली जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो है NCA, उसके मिलिट्री एडवाइज़र की तरह फंक्शन करते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी डी, क्योंकि यहाँ पे पूछा इनमें से कौन सा उसका फंक्शन नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिकली इंडिया का जो पुलिस सिस्टम है उसके से रिलेटेड है, क्योंकि अभी रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम है उसको लखनऊ और नोएडा में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसके बारे में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। जो इंडिया की जो पुलिस है बेसिकली उसको
डुअल कंट्रोल किया जाता है, दो तरीके से उसको कंट्रोल किया जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट है कि जो कमिश्नर ऑफ पुलिस की जो पोस्ट है उसको डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की जो रैंक होती है फिर उससे ऊपर की जो रैंक्स होती है वहाँ से ड्रॉ किया जाता है। सो बेसिकली जो पुलिस होती है इंडिया में वो जनरली डुअल कंट्रोल की होती है, क्योंकि इसको जो द पुलिस एक्ट जो है 1861 में जिसको इस्टेब्लिश किया गया था उसके अंडर बेसिकली पुलिस को दो तरह से कंट्रोल किया जाता है। एक तो पुलिस हायरार्की से, जैसे मान लो कांस्टेबल फिर इंस्पेक्टर उस तरीके से, और दूसरा किया जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। ये दोनों जो हैं दो तरीके से इसको कंट्रोल किया जाता है जो पुलिस होती है नॉर्मली। और जो सीपी जो होता है जिसको कि कमिश्नर ऑफ पुलिस बोलते हैं, वो बेसिकली जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रैंक जो होती है फिर उससे ऊपर की जो रैंक होती है वहाँ से इसका आइडिया लिया गया है। और इसको जैसे स्पेशल या फिर जॉइंट या एडिशनल या फिर डिप्टी कमिश्नर्स जिनको हम बोलते हैं उन सब के द्वारा बेसिकली असिस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। और इंडिया में लगभग सारे स्टेट्स में जो ये कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है या फिर पुलिस कमिश्नर सिस्टम है ये लगभग सारे स्टेट्स में है, बस कुछ को छोड़ के, जैसे बिहार, एमपी और जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी और कुछ नॉर्दर्न ईस्टर्न के स्टेट्स जो हैं उन सब को छोड़ के बाकी सारे में जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम है वो लागू है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी सी। तो यही थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से रिलेटेड जो कि 2019-20 के करंट अफेयर्स के थे, जो यूपीएससी और उसके अलावा जो पीसीएस के एग्ज़ाम 2020 में कंडक्ट कराए जाएंगे उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।